कि रिक्वेस्ट भेजना है, रिक्वेस्ट टाइप्स है, रिस्पॉन्स है। रिस्पॉन्स भी क्या है, ये जो भी रिक्वेस्ट है तुमको यहाँ दिखती है कि नहीं दिखती है ना। तो तुम क्या करते हो, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो और रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या आता है, रिस्पॉन्स। ठीक है। और मेन रोल याद रखना किसका है, यूआरएल। यूआरएल नहीं होगा तो एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाओगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, हाँ, तो जो सबसे मेन चीज है वो क्या है, यूआरएल। ठीक है। और इसके बाद फिर तुम्हें पता है परम्स है, जो परम्स में चीजें मेंशन होती हैं वो भी यूआरएल का ही क्या होती है, हिस्सा होती है। वो भी क्या होती है, यूआरएल ही होती हैं। जैसे जो भी परम्स के अंदर है वो क्या है, यूआरएल, वो भी क्या है, यूआरएल का हिस्सा है। एक चीज और जानते हो क्या होता है, एथराइजेशन के लिए होता है। ठीक है। एथराइजेशन की जो टैब है यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो एपीआई है, ऐसे नहीं है कोई मुंह उठा के जाएगा एपीआई एक्सेस करेगा एपीआई जवाब दे दे। वहां तो उनका क्या है, एपीआई जो डेटा ले आ रही है सर्वर से ना, वो तो प्राइवेट डेटा है ना, कोई भी थोड़ी उठा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने प्रोवाइड, इसके लिए एपीआई में अलग से क्या लगाया जाता है, ऑथेंटिकेशन लगाया जाता है। हर एपीआई में जहां भी, या तो अगर देखो दो टाइप की एपीआई होंगी, एक कुछ एपीआई ऐसी होंगी जो जनरल पब्लिक के लिए होंगी, जिसे कोई भी यूज करे। अगर जनरल पब्लिक के लिए होंगी तो हो सकता है ऐसी एपीआईज हो जहां पे ऑथेंटिकेशन हो ही ना, डायरेक्ट एपीआई हिट करो और सीधे रिस्पॉन्स मिल जाए, किसी यूजर नेम पासवर्ड या किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। जब भी ऐसा होगा याद रखना, ऑथ टैब है, यहाँ पे बताते हैं क्या टाइप, किस टाइप का एथराइजेशन मैकेनिज्म हम लोग यूज करने जा रहे हैं। यहाँ कई तरह के हैं। नो ऑथ का मतलब कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं, कोई नो ऑथेंटिकेशन नहीं, डायरेक्ट एक्सेस हिट करो और डायरेक्ट क्या पाओ, रिस्पॉन्स। जैसे बहुत सी ऐसी हो सकती है कुछ गूगल की एपीआई, या बहुत सी ऐसी एपीआई हो सकती है जो तुम्हारी वेदर से रिलेटेड हो या जो सबसे रिलेटेड हो, कॉमन पीपल के लिए हो, जो सबके लिए क्या हो, अवेलेबल हो। ऐसी इंफॉर्मेशन अक्सर अगर एपीआई से मिले तो मिलेगी, तो कई बार कोई एथराइजेशन नहीं। और तुम्हारे केस में तो है क्या है, बेसिक बात। इस केस में तुमको यूजर नेम और पासवर्ड देना। अब एक चीज देखो ध्यान से, सबसे बड़ी बात है, मेथड तो फिक्स होता है भाई, या तो गेट है, पोस्ट है, पुट है, ये तो तुम्हें एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से पता रहेगा कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा और कौन सा मेथड नहीं लगेगा। उसमें साथ साथ मेंशन रहेगा कि भाई ये है एपीआई, ये फलाने काम के लिए है, और इसके ऊपर कौन सी गेट मेथड, रिक्वेस्ट का कौन सा मेथड है, गेट है, पोस्ट है, पुट है, फैच है, मेंशन रहेगा। और वैसे भी कलेक्शन इंपोर्ट करोगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। और 95% चांस है जब भी किसी कंपनी में जाओगे एपीआई के लिए, जहाँ एपीआई का काम होगा, तो वहाँ कलेक्शन पहले से बना, वहाँ होगा, बना होगा, पोस्टमैन होगा, सारे तुमको क्या होंगे, जितने भी एपीआईज होंगी उसकी कलेक्शन में, वो सारी आपको क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी, जैसे यहाँ। अब मेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं, क्या सबसे बड़ी, ये तो पता है ना एपीआई में क्या होता है, एक होता है क्या बेस यूआरएल, बेस यूआरएल के बाद क्या होता है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब वो हिस्सा जो जो स्लैश के बाद स्टार्ट होता है, इधर का हिस्सा क्या है एंड पॉइंट। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद जो होता है ये क्या है, क्वेरी पैरामीटर। और एंड पॉइंट में ऐसा हो सकता है कई बार एंड पॉइंट क्या हो, सेम हो, कई बार ऐसा हो सकता है कि एंड पॉइंट के अंदर की चीजें क्या हो रही, चेंज हो रही, और वही जो चीज चेंज हो रही होगी जो भेजोगे वही क्या है, पाथ पैरामीटर। ठीक है, तो एंड पॉइंट का पार्ट है। अब ये देखो इतनी रिक्वेस्ट है, हर जगह यूआरएल है। अब ये यूआरएल तुमको जैसे मान लो सब में भेजना, तो एक तो रास्ता है कि सब में जाके करो। और तुमको एक बात बताई गई है कि नहीं, 4 तुमको सर्वर पढ़ाए गए थे,
जब भी कंपनी में जाके काम करोगे तो वहाँ डेव सर्वर होगा, क्यूए सर्वर होगा, यूनिटी होगा, स्टेजिंग होगा और पांचवा क्या होगा, प्रोडक्शन। चार चार पांच पांच क्या होंगे, सर्वर होंगे, सबका यूआरएल क्या होगा, अलग अलग। जब तुमसे कहा जाएगा कि डेव पे जाके टेस्टिंग करो ना, तो यहाँ जो यूआरएल होगा वो शायद कुछ ऐसा होगा, डेव डॉट, ठीक है, डेव डॉट और जैसे xyz.nhcrm.com, इस तरह से। क्यूए रहेगा तो शायद ऐसे नाम रखे क्यूए। और ये भी बता दे तुमको एक चीज, क्यूए में भी क्यूए 0 ऐसे यूआरएल होंगे। तो मतलब जानते हो, ये याद रखना, ये तो तुम लोग जो यूज करते हो यूआरएल हमेशा फिक्स रहता है, क्योंकि तुम लोग जो है ना, लेकिन जहाँ डेवलपमेंट हो रहा होगा वहां पहले किसमें हो रहा होगा, डेव सर्वर पे जा रहा होगा, फिर क्यूए सर्वर पे जा रहा होगा, फिर यूएटी पे, फिर स्टेजिंग पे, और फिर कहीं जाके किस पे, प्रोडक्शन, है कि नहीं। तो यूआरएल अलग अलग होगा यार। आगे का यूआरएल तो क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि फंक्शनलिटी क्या है, सेम है, लेकिन सर्वर अलग अलग है, उनके एड्रेस अलग अलग है। तो अक्सर देखना ना, यूआरएल में डेव या ऐसा कुछ वर्ड आएगा, रखना। फिर से कह रहे हैं एक चीज, ये गलती, अगर मान लो गलती से कोई नौकरी करने चला जाए और तुमसे कहा जाए टेस्टिंग करो, तो भाई हर चीज का ऐसा नहीं कोई भी यूआरएल पाए और टेस्टिंग कर दी। पता चला चीज जो डिप्लॉयड थी, जो की गई थी, वो क्यूए सर्वर पे की गई, और जो तुम यूआरएल डाल के बैठे हो वो कौन सा है, डेव सर्वर का। तुम लाख टेस्टिंग का कोई मतलब ही नहीं हुआ ना, चेंज तो उस फील्ड में आया है ना। यूआरएल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जान लेना। और हर सर्वर का यूआरएल अपना क्या होता है, अलग अलग। कुछ ऐसा रहेगा, डेव डॉट समथिंग करके, क्यूए डॉट समथिंग करके, यूएटी डॉट समथिंग करके, क्या होगा, सर्वर का यूआरएल। तो जब तुम टेस्टिंग करोगे ना, यही तुमको यही कहा जाएगा कि अब डेव सर्वर पे टेस्ट करना। ऑटोमेशन सूट जो या जो बनाए हो टेस्टिंग का, उस पे चला दो, उस पे चला लो, क्या कहते हैं, क्यूए सर्वर पे चला लो, यूएटी पे चला लो। तो बार बार आके तुमको यूआरएल क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग का यूआरएल बेस यूआरएल बार बार चेंज। अब 80 रिक्वेस्ट है तो 80 जगह आके चेंज करोगे। वालों ने एक कंसेप्ट दिया किसका, पैरामीटर्स। इसका दिया पैरामीटर्स का या वेरिएबल्स का। जैसे हम लोग यूज करते हैं, नहीं यूज करते, कोई चीज यूज करनी होती है उसे क्या करते हैं, वेरिएबल में रख लेते हैं, इस बार 100 बार यूज करते हैं। जैसे देखो, तो हम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ड्राइवर नाम के वेरिएबल में रख लेते हैं, फिर वही ड्राइवर हर जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ये जो बेस यूआरएल है, तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैरामीटर या वेरिएबल बना सकते हैं, और उन वेरिएबल के नाम को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे उन्होंने क्या यूआरएल नाम का क्या बनाया है, एक कहीं क्या बनाया है, वेरिएबल बनाया है, और उसके अंदर कोई वैल्यू डाल दी। और हर जगह तुम देख रहे हो कि हर रिक्वेस्ट में जहां जहां यूआरएल यूज करना है, अब से ये क्या यूज करेंगे, ऐसे इसके वेरिएबल्स रहते हैं। और नाम क्या था उसका, हर रिक्वेस्ट में अब ऐसे मेंशन है। अब एक जगह जहां ये यूआरएल वेरिएबल बनाया जाएगा, पैरामीटर बनाया जाएगा, वहां उसकी वैल्यू डाल दी जाएगी। अब तुमको कहेंगे कि चेंज चलाओ इसको इस इन्वायरमेंट, डेव इन्वायरमेंट पे या क्यूए इन्वायरमेंट पे, यूएटी इन्वायरमेंट पे, तो यूआरएल चेंज करने जाओगे, बस उस पैरामीटर की वैल्यू क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे। डायरेक्ट बेस यूआरएल नहीं दे रहे हो, तुम क्या दे रहे हो, यहाँ पे एक वेरिएबल दे रहे हो। अब ये वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब तुम जावा में कि भाई वेरिएबल बनाओ, तो वेरिएबल बनाओगे ना, हम कहें वेरिएबल बनाओ तो बना दोगे, या पहले पूछोगे भाई किस टाइप का वेरिएबल बनाए। वेरिएबल के भी तो कई टाइप है भाई, स्टैटिक भी हो सकता है, नॉन स्टैटिक भी हो सकता है, लोकल भी हो सकता है ना। पहले दिन का क्या है, टाइप समझो। ऐसे ही, और भाई अच्छा टाइप, भाई अच्छा, या तो तुम ये कहोगे कि भैया ये नहीं बता रहे हो किस टाइप का बनाए, तो अपनी जरूरत बताओ, तुम्हारी जरूरत समझ जाएंगे इसमें जो वेरिएबल यूज होगा वो क्या होगा, लोकल होगा कि स्टैटिक होगा कि नॉन स्टैटिक। भाई जरूर अगर हमें चीजें नॉन स्टैटिक मेथड्स बनाने पड़ेंगे तो वेरिएबल हम क्या यूज करेंगे, नॉन स्टैटिक, है ना। ये चीज देखो, हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं।
हर बार क्या करनी है, हाँ फिक्स है या जो भी है, अगर आप वेरिएबल बना सकते हो, ये पूछते कितने टाइप के बना सकते हो। वेरिएबल्स का टाइप है, याद रखना ये मतलब इस समय ये मान के चलो ऐसा है कि 5 इंटरव्यू में, अगर 5 इंटरव्यू दे रहे हो तो तुमसे 3 में पूछा जाएगा। टाइप क्या है, एक टाइप है जिसका नाम है क्या, ग्लोबल। क्या है, ग्लोबल पैरामीटर या ग्लोबल वेरिएबल। जिसका स्कोप क्या है, हर जगह है, वो चीज क्या है, ग्लोबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम वेरिएबल, अच्छा पहले तो यहाँ देख रहे हो क्या है, इन्वायरमेंट कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि जब तुम वेरिएबल यहाँ बनाते हो तो मेनली 2 टाइप के वेरिएबल होते हैं। एक क्या होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल, और एक क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये समझो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, ऐसा वेरिएबल जो तुम बनाओ और तुम्हारे इस वर्क स्पेस के अंदर, भाई एक वर्क स्पेस के अंदर यहाँ कितने वो हैं, कितने है ना, एजाइल, एपीआई टेस्टिंग और कौन सा, गूगल। तो ग्लोबल वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होगा, अगर उसे बनाओगे तो उसको इन तीनों में से कलेक्शन के अंदर, किसी भी एपीआई के अंदर उस वेरिएबल को यूज कर पाओगे, जब अगर वो क्या होगा, ग्लोबल। समझना, यहाँ जनरली हम क्या रखेंगे, वो चीज रखेंगे, ठीक है। कौन सा वर्जन है पोस्टमैन का, अच्छा एक मिनट, क्या करें, अच्छा हाँ ये वाला ना, ये देखो यही होता है, यही ढूंढ रहे थे, ये आइकन जो तुम देखोगे रहेगा। एक मिनट, इसको फिर से बड़ा कर देंगे तो देखो गायब। ये देखो जो आई या आंख का दिख रहा है ना ये निशान, यहाँ पे ये देखो। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो, चाहो वेरिएबल बना सकते हो। यहाँ पे वेरिएबल बनाने का मतलब क्या है, चाहो तो क्या करो, ऐड का ऑप्शन है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये मेंशन इन्वायरमेंट है, या फिर देखो ये क्या है, इसको एडिट करो। यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन किसके लिए है, ग्लोबल वेरिएबल। चाहो तो यहाँ अपना ग्लोबल वेरिएबल क्या करो, बना दो। जो चीजें तुमको लगता है सबके लिए क्या है, कॉमन है, हर जैसे मान लो, पहली बात तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम क्या करोगे सारे, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम 2-3 क्या बनाओगे, कलेक्शन बनाओगे। हो सकता है कई बार तुम्हारे पास कितने, एक कलेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल बनाओगे तो याद रखना, एक कलेक्शन हो चाहे मल्टीपल कलेक्शन हो, उसका स्कोप हर जगह रहेगा, कहीं भी उसे यूज कर सकते हो। यहाँ जैसे नाम दे सकते हो। अच्छा मैनेज का भी ऑप्शन तो हो गया, जैसे मान लो यहाँ एक दे दिए क्या, ठीक है। और यहाँ देखो इसका टाइप है ना, टाइप डिफॉल्ट है, टाइप कैसा है, सीक्रेट। सीक्रेट रहेगा, इसका मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे दोगे दिखाई देगा, वो जैसे नहीं होता पासवर्ड होता है,
फास्ट दिखाई देगा, उसके ऊपर ब्लैक 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 जैसे नहीं पासवर्ड टाइप करते हो वैसा दिखाई देगा। और अगर तुमको लगता है कि कोई बहुत ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे अक्सर यहाँ पे क्या रखते हैं सीक्रेट में, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड है, या ऐसी कोई चीज है जो हर आदमी की अपनी क्या है, अलग अलग है, उन्हीं चीजों को हम लोग क्या करते हैं, सीक्रेट टाइप के। कुछ करना नहीं है, बस पैरामीटर ये है, उसकी वैल्यू तुम्हें डिफॉल्ट रखनी है या क्या रखनी है, सीक्रेट। एक है क्या ये इनिशियल वैल्यू, और ये क्या है करंट वैल्यू। ठीक है, एक ही वैल्यू डालोगे, जैसे मान लो तुमको लगता है कि यही रहे वैल्यू। ठीक है, इनिशियल और करंट का मतलब क्या होता है, इनिशियल का मतलब होता है क्या होता है, स्टार्टिंग का। इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग का। करंट का मतलब उस टाइम का, क्योंकि ये क्या है, अच्छा बताओ हम क्या बना रहे हैं, वेरिएबल ना। क्या वेरिएबल की वैल्यू सर सिर्फ उठा ही सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी तो कर सकते हो। वेरिएबल की वैल्यू तुम क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसीलिए यहाँ दो ऑप्शन है, इनिशियल वैल्यू और करंट। इनिशियल वैल्यू का मतलब है तुम डिफॉल्ट क्या लेना चाहते हो कि जब स्टार्ट हो तो ये वैल्यू रहे, और करंट वैल्यू यहाँ वो वैल्यू आएगी जो रन टाइम पे क्या हो, चेंज। ठीक है, तो जो तुम्हारा यूआरएल है, मान लो कुछ भी है, वो यहाँ पे दे दो। ठीक है, मान लो कुछ भी हम दे दें इस तरह से, जो इनिशियल वैल्यू है वही क्या है, करंट वैल्यू। ठीक है, अब लेकिन चलेगा तो रन टाइम पे चेंज भी हो सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल तो बता देना पहले, ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है। और कहाँ यूज करोगे इसको, यहाँ जहां जहां तुमको दिख रहा होगा क्या यूज करना है, पैरामीटर्स यूज करना है। जैसे मान लो ये यूआरएल है, ठीक है, ये क्या है, यूआरएल है, इसका नाम चेंज कर दो यार, इसको बेस यूआरएल। ठीक है, जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है उसे क्या कर दो, बेस यूआरएल कर दो। अच्छा, एक चीज और भी है, एक और वेरिएबल भी होता है। ग्लोबल वेरिएबल तो इजी है ना, बना दो, वो हर जगह अवेलेबल रहेगा। लेकिन एक है क्या, इन्वायरमेंट है। ध्यान से समझना, ये वेरिएबल थोड़ा सा ट्रिकी है। कौन सा वेरिएबल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये जानते हो किस लिए होता है, जैसे अभी क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल दे देते हो तो वही वेरिएबल, लेकिन इन्वायरमेंट वेरिएबल तुमको एक कंसेप्ट ये देता है कि तुम इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाने से पहले तुमको एक इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के कहाँ बनाओगे, अंदर बनाओगे। ठीक है, उसका स्कोप बस उसी इन्वायरमेंट तक मेंशन रहेगा। जैसे एक चीज ये देखो, जैसे यहाँ पे है, अभी फिलहाल क्या है, ये एक है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, दो ग्लोबल क्या बने हुए हैं, वेरिएबल बने हुए हैं। दो ग्लोबल यहाँ क्या बने हुए हैं, वेरिएबल बने हैं। इनका स्कोप तो हर जगह क्या है, वेरिएबल है। लेकिन यही देखो एक ऑप्शन किसका आ रहा है, इन्वायरमेंट, और यहाँ एक बटन है कौन सी, ऐड। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल ऐसे नहीं पहले इन्वायरमेंट वेरिएबल बना दो, सबसे पहले तुमको क्या बनाना पड़ेगा, इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, यहाँ हमने ऐड किया, यहाँ पे न्यू इन्वायरमेंट का ऑप्शन आ गया कि नहीं आ गया। जैसे अब बताओ इन्वायरमेंट का नाम क्या रखा, या पहले ये सोचो हम इन्वायरमेंट बनाएंगे। ध्यान से समझो इस चीज को, इन्वायरमेंट बनाओगे, एक तरह से ये देखो, जानते हो जब तुम काम करोगे ना तो अलग अलग क्या होंगे, यूआरएल होंगे, डेव है, किए है, और सब पे हो सकता है अलग अलग क्या होंगे, यूजर नेम होंगे और क्या होंगे, पासवर्ड। आज समझो, सबके अलग अलग यूजर नेम होंगे और सबके अलग अलग क्या होंगे, पासवर्ड होंगे। यूजर नेम होगा, पासवर्ड होगा, और दूसरी और बहुत सी इंफॉर्मेशन। जैसे भी इंफॉर्मेशन तुम देख रहे हो, कई जगह रिक्वेस्ट में तुमसे क्या मांग रहा है, ये जो है, ये जो रिक्वेस्ट है जिसका नाम क्या है, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी, ये क्या मांग रहा है रिक्वेस्ट में, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी रिक्वेस्ट में क्या मांग रहा है, देख रहे हो, ये मांग रहा है कि यूआरएल दो, मतलब बेस यूआरएल दो, /dev/API/contacts, और इसके बाद देखो अपने आप इसमें क्या दिया है, कर्ली ब्रेसेस
और अंदर यहाँ पे वैल्यू दी है ना, इसका मतलब है ये वो ऐसी वैल्यू है जो हम क्या करते हैं, इसलिए है नाम से पढ़ो गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। ये रिक्वेस्ट इसलिए है कि अगर आईडी की सारी डिटेल लेके चला आएगा, अगर जो जितनी कांटेक्ट जो भी तुम्हारे यहाँ कॉन्टेक्ट, जैसे तुमने क्या किया, ये तो कांटेक्ट गेट कांटेक्ट बाय आईडी, यहाँ देखो एक और भी है ना, क्या नाम है, क्रिएटिंग अ कांटेक्ट। तो पहले कॉल करो किसे, पहले एपीआई चलाओ कांटेक्ट। ये देखोगे जेसन में रिस्पांस में तुमको देगा क्या, आईडी, और वही आईडी ले जाओ कहाँ पास करो, में कांटेक्ट आईडी की जगह, और अब सेंड करोगे तो उस कांटेक्ट आईडी की सारी डिटेल लेके आए। ये बात, और जहाँ ये समझना, ध्यान से समझना इस बात को, कई बार टेस्टिंग हम ऐसे ही करते हैं। अच्छा ये बताओ, एपीआई को टेस्टिंग कर रहे हो, कैसे वैलिडेट करते हो कि क्या इंफॉर्मेशन सही है और क्या इंफॉर्मेशन गलत। एक तो रास्ता है कि यूआई से जाके करो, जब यूआई ही जाके यूज करना है तो फिर एपीआई करने की जरूरत क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है, डेटाबेस से करो। दूसरा किससे है, भाई जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, डेटाबेस में जो भी आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस। तो तुम कहाँ से वेरीफाई कर लो, डेटाबेस से। और लेकिन कई बार डेटाबेस का भी उतना एक्सेस नहीं रहता, तब तो हमें चेक करना हो कि ये जो मेरी कॉन्टैक्ट है, ये जो मेरा कौन सा है क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट जो पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये काम कर रही है कि नहीं। तो ऐसा कर सकते हैं ना, पहले हम क्या कॉल करें, क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट बनेगा, कॉन्टैक्ट आईडी मिलेगी, और उसी कॉन्टैक्ट आईडी को इस्तेमाल करके फिर हमने ये रिक्वेस्ट डाल दी, गेट कॉन्टैक्ट बाई आईडी। तो इसने क्या किया, जाके अब उस आईडी को डेटाबेस से निकाल के ले आए, जो भी आया तो मतलब क्या काम कर रहा है। ये इस तरह का भी अप्रोच अपनाते हैं कई बार। तुम टेस्टिंग करोगे तो कई बार तुम डेटाबेस नहीं करोगे, तो हम लोग अपने वैलिडेशन ऐसे ही करते हैं कि भाई जो इंफॉर्मेशन यहाँ से भेजी उससे वहां इंफॉर्मेशन भरी, बाद में कोई कोई गेट की रिक्वेस्ट जरूर होगी जो इंफॉर्मेशन को क्या करती होगी, ले आती होगी, तो उसको कॉल कर इंफॉर्मेशन मंगाते होंगे और फिर दोनों को क्या कर देते होंगे। तो सोचो इस एक टेस्ट केस में कितनी, और वो भी ये भी याद रखो, पहली रिक्वेस्ट का जो रिस्पांस था, जो पोस्ट वाली का क्या था, रिस्पांस था, वो इस्तेमाल हुआ, उसकी आईडी था, आईडी की वैल्यू इस्तेमाल कहाँ हुई, अगली रिक्वेस्ट में। टेस्ट केस तुम्हारे ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं टेस्ट केस में एक रिक्वेस्ट भेज दिया, 3-4 क्या होंगे, 5-6 क्या होंगे, रिक्वेस्ट होंगे, और एक रिक्वेस्ट का रिस्पांस, एक रिक्वेस्ट का रिस्पांस दूसरे रिक्वेस्ट में इस्तेमाल होगा। जैसे यही देखो, ये टेस्ट केस था तुम्हारा कि वेरीफाई करो कि पोस्ट रिक्वेस्ट कॉन्टैक्ट पोस्ट रिक्वेस्ट प्रॉपर चल रही है कि नहीं। क्या करोगे, बस तुम क्या करोगे, इस टेस्ट केस में लिखोगे कि भैया पहले क्या करेंगे, क्या कर देंगे, कॉन्टैक्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा, इसके बाद फिर इसके बाद क्या करेंगे, कॉल करेंगे, वहां से क्या ले आएंगे, रिस्पॉन्स ले आएंगे, और वही आया है कि नहीं, अगर मैच कर रहा है तो मतलब क्या है, सही, अदरवाइज क्या है, प्रॉब्लमेटिक। क्लियर है ये बात। अच्छा तो पहले ये देखो, जो हम जिसकी बात कर रहे थे, किसकी, एनवायरमेंट। हम लोग यहाँ पे तो अक्सर कंपनियों में क्या होता है ये बता रहे थे, जितने एनवायरमेंट होंगे, ध्यान समझना, उनका यूआरएल भी क्या होगा, अलग अलग होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, उनमें क्या होगा, एक प्रॉब्लम क्या होगी, उनमें एक प्रॉब्लम ये भी होगी कि उनका सबका यूजर नेम पासवर्ड भी क्या होगा, अलग अलग होगा। डेव एनवायरनमेंट पे उसी एप्लीकेशन के लिए अलग यूजर नेम पासवर्ड होगा, क्यूए एनवायरनमेंट पे क्या होगा, अलग होगा। और वैसे भी याद रखना, ऐसा नहीं होता कि एक ही यूजर ने, यहाँ जैसे तुम लोग यूज कर रहे हो एडमिन, और एक ही यूजर नेम पासवर्ड नहीं रहता। टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं ना, उसी एप्लीकेशन के 10 यूजर नेम 10 पासवर्ड बनाए जाते हैं, अपना दे दिया जाता है, और वो किसी के साथ अपना यूजर नेम पासवर्ड जनरली शेयर नहीं करता। अब भी वो अपनी क्रेडेंशियल के सहारे टेस्टिंग करता है। तो डेव पे, क्यूए पे, सर्वर पे
जो एप्लीकेशन रहता है वहां पे क्या होते हैं, यूजर नेम पासवर्ड डेवलपर्स क्या करते हैं, या यूजर नेम पासवर्ड अलग अलग होते हैं। जब भी किसी प्रोजेक्ट में पोस्टमैन इंप्लीमेंटेड होगा तो वहां पे अक्सर क्या होगा, ये इन्वायरमेंट 3-4 क्या बनाए गए होंगे इन्वायरमेंट। जैसे एक इन्वायरमेंट हमने बना दिया कौन सा, जैसे हमने बना दिया डेव, ठीक है, और यहां पे दे दिया क्या, देखो यूआरएल वहां से मत दो, यूआरएल सेम तो नहीं है ना, यूआरएल को ग्लोबल में मत दो, यूआरएल को ग्लोबल में दो भैया, तब भी क्या करना होगा, तुम्हें जाके चेंज तो करना पड़ेगा ना, एक ही बार करना पड़ेगा, लेकिन जब जिस इन्वायरमेंट में चलाना है क्या करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं बेस यूआरएल नाम का एक वेरिएबल बना, यहाँ पे अपना बेस यूआरएल दे दो। बेस यूआरएल क्या है यार, मुझे पूरा नहीं, यही है, याद रखना। तुमको लग रहा होगा कि छोटी छोटी चीजें जान समझ लेना, एपीआई अभी नया है, लोगों को नहीं आता, छोटी छोटी चीजें पूछी जा रही है, पूछा जा रहा, बस जान लो। एपीआई यूआई जितना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, इसको ढंग से तैयार करो इसीलिए। अच्छा ये देखो इसमें भी नहीं है, अच्छा ये है तो अच्छा ऐड करते हैं एक इन्वायरमेंट, नाम रख देते हैं क्या, बेस यूआरएल, और इनिशियल वैल्यू ये मेंशन कर देते हैं, करंट वैल्यू भी यही हो गई, ठीक है। और देखो यहाँ पे ऐड न्यू वेरिएबल है ना, यहाँ पे आते हैं एक वेरिएबल और बनाते हैं, उसका नाम रख देते हैं क्या, मान लो यूजर। अब यूजर नेम की वैल्यू जैसे एडमिन है तो यहाँ क्या मेंशन कर देते हैं, एडमिन। इसका जो टाइप है उसको क्या रख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही कौन सा एक बना देते हैं, पासवर्ड, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, पासवर्ड दे देते हैं, जो भी मेरा क्या हो, जैसे एडमिन पासवर्ड है तो यहाँ पे क्या दे दें, पासवर्ड दे दें, और इसको भी क्या करते हैं, सेपरेट। इस तरह से 1 2 3 इस तरह से हम क्या करते हैं, बेस यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, इस तरह से 3 चीजें बना दी। और कुछ अगर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दी। और इसके बाद इसका नाम क्या रखा, इसका नाम रख देते हैं डेव, और इसको कर देते हैं क्या, सेव। ध्यान से समझना इसको। क्या करें, कौन से, इस पे तो बन गए हैं, एक ये है, सेम ही है क्या दोनों यार, चलो ठीक है, ये मान लो डेव, ठीक है। कई इन्वायरमेंट बन गए हैं क्या यहाँ, एक डिलीट कर देना, एक यहाँ तो एक ही दिख रहा है ना, चलो 6 8 डेव, ठीक, ये दिख रहा है ना। यहीं से एक काम करो, देखो एक मैनेज इन्वायरमेंट का ऑप्शन होता है ना, इसको एक मिनट, वो यहाँ से ये देखो, यहाँ पे पहली बात तो देखो कई इन्वायरमेंट, एक इन्वायरमेंट ये है, इसे क्या कर दें, देखो इन्वायरमेंट वहां से तो दिख ही रहा है, इन्वायरमेंट का ऑप्शन कहाँ से दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहीं से सारे इन्वायरमेंट्स, इसे कर दो, ये हटा देना इसको,
ये डेव एनवायरनमेंट है ना। अच्छा, एक एनवायरनमेंट देखो, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक और बना रहे हैं, इसका नाम रख रहे हैं क्या, क्यू। डेव में भी ध्यान से देखो, हमने सेम पैरामीटर दिए, डेव में भी सेम वेरिएबल बनाए और क्यूए में भी क्या बनाए, सेम वेरिएबल बनाए, लेकिन वैल्यू हमने क्या कर दी, अलग कर दी। डेव में मान लो यूआरएल क्या है, ध्यान से देखो, मान लो इस तरह से है, डेव डॉट एक्सपर्ट व्यू डॉट एजाइल CRM डॉट कॉम। यूजर नेम क्या है, एडमिन है, पासवर्ड क्या है, एडमिन है। मान लो क्यूए में क्या है, जो यूआरएल है वो क्या है, क्यूए डॉट, और जो पासवर्ड, जो मान लो यूजर नेम है वो मान लो है, मान लो वो है 1 2 3 4 ऐसे। तो अब कितने इन्वायरमेंट हो गए यहाँ पे, 2 इन्वायरमेंट, दोनों भाई देखो, दोनों इन्वायरमेंट ध्यान से देखो, का नाम क्या है, सेम। अब सपोज करो जरा यहाँ देखो, अब आ जाओ अपनी रिक्वेस्ट, क्या हुआ, नहीं, अच्छा उसमें वैल्यू नहीं, ठीक है, अच्छा एक मिनट दिखा दो, कौन सा, ये डेव, नहीं करंट वाले में चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो डालोगे किसमें, स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू क्या रहती है, करंट रहती है। उसका तो कंसेप्ट ये है कि जैसे जब रिक्वेस्ट चलती है, ऐसे नहीं एक ही रिक्वेस्ट होता है, कई बार एक रिक्वेस्ट चलती है, दूसरी तीसरी चौथी चलती है ना, तो यहाँ पोस्टमैन में उस समय जाके देख सकते हो कि इस वेरिएबल, जैसे वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे क्या करें, वेरिएबल दे रहा है, वेरिएबल को वैल्यू दे रहा है, हम वेरिएबल को क्या करने वाले हैं, जगह जगह यूज करने वाले हैं। ये तो क्या हुआ, वेरिएबल की वैल्यू निकालना। एक कंसेप्ट आपको ये भी मिलेगा कि आप वेरिएबल की वैल्यू क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो करंट वैल्यू में उस समय आपको अपडेटेड दिखाई देगा। देखो डेव है, क्यूए है, अब मान लो तुम्हारा क्या है, ये कलेक्शंस, अब ये कलेक्शन तुमको मान लो क्या करना, रन करना। तो सबसे पहले ये देखो कि अगर ये कलेक्शन रन करना है, अब यहाँ पे मान लो जरूरत है किसकी, बेस यूआरएल, ये देखो, हाँ अच्छा ये देने की अब जरूरत नहीं, ऐसे नहीं, अच्छा हाँ ये भी देने, ये देखो, ठीक है। अब लेकिन बेस यूआरएल, अगर हम ये रिक्वेस्ट चलाएं, ध्यान से समझना, अब अगर हम ये रिक्वेस्ट चलाएं तो बेस यूआरएल की वैल्यू कौन सी लाए, यहाँ बेस यूआरएल देखो, ध्यान से देखो, यहाँ दो है ना, एक डेव इन्वायरमेंट, ध्यान से देखो, एक डेव नाम का इन्वायरमेंट बनाया गया है और एक कैसा बनाया गया, बेस यूआरएल इसमें भी है, बेस यूआरएल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब तुम अपनी रिक्वेस्ट चलाओगे ये, तो ये बेस यूआरएल कौन सा उठाएगा, तो इसीलिए जब भी कोई होता है तो यहाँ क्या करते हैं, इन्वायरमेंट सेलेक्ट करना होगा। अगर तुमने इस उसके लिए, जैसे मान लो ये तुम्हारा पोस्टमैन, या अच्छा यहीं से ले लो, यहाँ से देखो, अच्छा ये क्या ले लिए, क्यूए ले, या यहाँ से क्या ले लो, अगर क्यूए ले लोगे तो बेस यूआरएल कौन सा यूज होगा, क्यूए इन्वायरमेंट, कौन सा यूज होगा, ये हुआ। अब यूजर नेम भी, पासवर्ड भी, और जो तीसरी चीज है कौन सी तुम्हारा, यूआरएल, ठीक है। याद रखना, अक्सर कंपनी में जाओगे तो तुमसे भी पूछेंगे ये सब चीजें ना, कि वर्क को क्या कैसे काम किया, तो बता देना कि भाई हमारे पास क्या है, कलेक्शन
उस कलेक्शन में हमारे पास क्या है, एपीआईज है, ठीक है। कलेक्शन भी याद है ना, दो तरीके से होता है, या तो फाइल या तो यूआरएल। हमारे पास कलेक्शन पुट करते हो और इसके बाद उसमें क्या करते हो, ये यहाँ पे इन्वायरमेंट बनाते हैं। क्या बनाएंगे हम, इन्वायरमेंट बनाएंगे। और जो इन्वायरमेंट यहाँ पे, और हम तो बता देना कि हमने जैसे डेव क्यूए यूएटी इस तरह से क्या करके हैं, डेव या डेव क्यूए इन्वायरमेंट बना रखे हैं। जब हमें टेस्टिंग करनी होती है तो बस क्या करना होता है, वहां पे जाके इन्वायरमेंट चेंज करना होता है और सारी चीजें उसके लिए चलना शुरू हो जाती है। डेव इन्वायरमेंट क्यूए कर दोगे तो किसके लिए चलेगी, तो दो वेरिएबल देखो। अच्छा है, जो ग्लोबल वेरिएबल हर जगह, जिसकी कितनी कॉपी है, एक। और इन्वायरमेंट वेरिएबल सोचो तुम्हारा ऑब्जेक्ट की तरह है यार। जैसे एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट बना सकते हो, वैसे ही कई क्या बना सकते हो, इन्वायरमेंट बना सकते हो कि नहीं। और हर इन्वायरमेंट में वेरिएबल की क्या रहेगी, तो ये तीन चीज यहाँ बना रहे, तीन चीज कहाँ बना रहे, वहां बना रहे। तो जो जिसका ऑब्जेक्ट मतलब वही है, जो इन्वायरमेंट सेलेक्ट करूंगा तो जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा उसके वेरिएबल यूज, उसके वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, है ना। और तीसरा ऐसे ही याद करो, यहां पे वेरिएबल एक और तरीके से बन सकता है। एडिट में जाओ, ये देखो, ये यहां जो वेरिएबल बनाया जा रहा है, जैसे क्या है, कॉन्टैक्ट आईडी, गेट इन्फो बाय ईमेल आईडी, पेज साइज, ये इस तरह से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बोलो दिख रहा है। ये कहां से आया है, ध्यान से देखो, हम किसी रिक्वेस्ट को नहीं कर रहे हैं, हम ये जो पूरा कलेक्शन है, कलेक्शन को ही क्या कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं। और इसके अंदर एथराइजेशन, फिर क्या लिखा है, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, टेस्ट और वेरिएबल्स का ऑप्शन। यहां से भी जाके हम वेरिएबल्स बना सकते हैं। हाँ ले लो, हाँ हाँ क्या है, ये क्या है, वेरिएबल्स है कि नहीं। तो यहाँ पे भी तुम वेरिएबल बना सकते हो, और यहाँ जो वेरिएबल बनाओगे कहाँ पे, कलेक्शन को एडिट करके वेरिएबल टाइप के अंदर जाता है, क्या जानते हो, कलेक्शन वेरिएबल। इनकी क्वालिटी क्या है जानते हो, इनका स्कोप सिर्फ अपने कलेक्शन तक ही लिमिटेड रहता है। मतलब अगर एजाइल वाले कलेक्शन में इन्हें बनाया जाएगा तो एपीआई टेस्टिंग वाले या गूगल वाला जो कलेक्शन है उसको यूज नहीं करना, ठीक है भाई। देखो तुम सोचोगे सर जी क्यों इतना झंझट पाले, सीधा सब क्या बना दे, ग्लोबल बना दे। जब ग्लोबल बना दोगे तो जब आओगे कहीं पे यूज करने की बारी आएगी, और तुम्हें तो लग रहा है सर 3-4 वेरिएबल बनाएंगे, 3-4 वेरिएबल नहीं बनेंगे, बहुत ढेर सारे बनेंगे वेरिएबल। अगर सबको ग्लोबल बना दोगे तो जब यहाँ वेरिएबल यूज करने की बारी आएगी तो सजेशन तुम्हारे पास कितने आएंगे, 40 आएंगे, 50 आएंगे, जबकि उन 50 की जरूरत हर जगह तो नहीं है ना। इस वजह से बड़ी समझदारी से वेरिएबल्स बनाते हैं। जो चीजें अगर हमें लगता है कि उसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ इसी कलेक्शन तक है, कलेक्शन के बाहर नहीं है, तो उन वेरिएबल्स को क्या करते हैं, कलेक्शन के अंदर बनाते हैं। यहाँ से जाके कलेक्शन को क्या करते हैं, एडिट करते हैं और वेरिएबल्स यहाँ पे जोड़। ये उस कलेक्शन के अंदर अगर 50 रिक्वेस्ट है, कितनी है, 50 है, तो 50 के 50 में इसका स्कोप रहेगा, लेकिन कलेक्शन के बाहर नहीं। तो ये कितने टाइप का हो गया, तीसरा वेरिएबल हो गया। एक क्या हो गया, ग्लोबल, एक क्या हो गया, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट वेरिएबल को यूज करने का नियम याद रखो, इन्वायरमेंट वेरिएबल तभी यूज होगा जब इन्वायरमेंट क्या होगा, सेलेक्ट होगा। जब इन्वायरमेंट क्या होगा, सेलेक्ट होगा। और वैल्यू जैसे तुमने देखा कि हमने एक ही नाम के दो वेरिएबल बनाए, डेव इन्वायरमेंट में भी और, जबकि मेरी रिक्वेस्ट में हम जाके यहाँ पे मेंशन
कर दिए ऐसे मान लो। वैसे एक मिनट जरा इसको, ये है ना, राइट क्लिक करो। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, बेस यूआरएल कौन सा चाहिए यहां से बताता है ना यार। क्यूए का चाहिए कि देखो क्यूए का चाहिए या कौन सा चाहिए, ग्लोबल का चाहिए। अब जो क्यूए सिलेक्टेड है इसीलिए क्यूए का ऑप्शन तुम्हें दे रहा है। अब यहाँ पे 3 है, बेस यूआरएल है, अगर ऐसे ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे कर दो। तुम्हें पता है वैसे भी याद रखना कैसे लिखते हैं। देखो ऐसे डबल कर्ली ब्रेसेस लिखिए, सारे ऑप्शन आने लगे कि नहीं आने लगे। यहीं से सेलेक्ट कर लो तुम्हें कौन सा यूज करना है, बेस यूआरएल, तो बेस कौन सा बेस यूआरएल आएगा, क्यूए। अगर यहाँ से सेलेक्ट कर दोगे डेव तो कौन सा जाएगा, डेव। ठीक है, तो ये 3 टाइप के तुम्हारे क्या हो गए, वेरिएबल हो गए। अच्छा और भी देख लो इसमें ध्यान से, जैसे देख रहे हो एथराइजेशन भी है ना, ये कलेक्शन लेवल पे एथराइजेशन का टाइप सेट करने के लिए है। एक क्या है ये, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट, पहले चीज ये देखो, और दूसरी ये अच्छा प्री रिक्वेस्ट, अच्छा ये तो कहीं और भी दिखा था ना, कहाँ दिखा है, यहाँ भी दिख रहा है ना, कलेक्शन में भी दिख रहा था, और कहाँ दिख रहा है, रिक्वेस्ट। पहले ये जान लो ये प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट क्या है, जानते हो पोस्टमैन में अभी तक तो यूज करते हैं ना, पोस्टमैन में प्रोग्रामिंग भी होती है। पोस्टमैन से सिर्फ मैनुअली जो अभी तक कर रहे थे ये तो मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन पोस्टमैन से ऑटोमेशन टेस्टिंग भी पॉसिबल है। और ऑटोमेशन टेस्टिंग पॉसिबल करने के लिए कोई लैंग्वेज चाहिए हो भाई, ऐसे तो ऑटोमेशन टेस्टिंग होगी नहीं, कहीं ना कहीं क्या लिखा जाएगा, कोड लिखा जाएगा, जो क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा। यहाँ तो अभी कोई कोड लिखने का जगह नहीं दिखा ना, ये जगह वही है प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। और यहाँ कोड कर सकते हो इस लैंग्वेज में, जावा स्क्रिप्ट, इसमें जावा स्क्रिप्ट, जावा नहीं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एक अलग लैंग्वेज है, उसके अपने अलग रूल है। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, where इक्वल्स टू अरे वेरिएबल का नाम नहीं है, ये देखो, ये देख रहा है, ये कोड लिख रहे हैं, ऐसे ही यहाँ जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा जा सकता है। और जावा स्क्रिप्ट देखा है, जावा स्क्रिप्ट इसके पहले, अरे इतना तो देखा है ना, सेलेनियम के साथ जावा स्क्रिप्ट दिखाई तुम लोगों को, करना, सेंटीज करना, स्क्रॉल करना, स्क्रॉल इनटू व्यू करना, है ना, ये सारे काम किससे हो सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज करते थे ना, वही जावा स्क्रिप्ट यहाँ इस्तेमाल करनी है। अगर पोस्टमैन से ऑटोमेशन करोगे तो तुमको जावा स्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। और जावा स्क्रिप्ट के बारे में बेसिक बात ये जान दो, जैसे जावा है कैसे करते हो, पहले बताना पड़ता है ना, ये फलाना, फिर से वैल्यू डालते हो या स्ट्रिंग बताते हो ना। जावा स्क्रिप्ट ऐसी लैंग्वेज है जहाँ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमने क्या लिख दिया, where XYZ बराबर ABCD, मतलब XYZ नाम का क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या है, ABCD। यही जावा में लिखते तो कैसे लिखते, स्ट्रिंग स्पेस XYZ बराबर ABCD। लेकिन ये जावा स्क्रिप्ट है, यहाँ पे टाइप बताना जरूरी नहीं, जैसा डेटा जाता है उस हिसाब से अपना, ठीक है। ये देखो, और यहाँ एक वेरिएबल बनाया है ना, ये जो वेरिएबल दिख रहा है लोकल वेरिएबल, ये कौन सा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। जब तुमसे पूछेगा कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं पोस्टमैन में, तो बताना कितने, 4, वैसे 5 हो गए,
ठीक है, चार तो पहले ये जान कौन कौन से। एक हाँ, एक ग्लोबल है जिसका स्कोप हर इन्वायरमेंट में, देखो हर कलेक्शन के हर इन्वायरमेंट में वो क्या है, ग्लोबल है। उसको ग्लोबल वाले भी ये मतलब क्या इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया, तुम चाहे जो इन्वायरमेंट, जैसे नहीं होता स्टैटिक वाले को मतलब नहीं होता ऑब्जेक्ट चाहे जो हो, वैसे ही यहाँ ग्लोबल वाले को भी मतलब नहीं है इन्वायरमेंट कुछ भी। दूसरा क्या, इन्वायरमेंट। तीसरा क्या, कलेक्शन वैल्यू। और चौथा क्या, लोकल वैल्यू। कौन बनाएगा जनरली, जो पोस्टमैन ऑटोमेशन करेगा। हम लोग ऑटोमेशन किससे करेंगे, दूसरा एक टूल है रेस्ट एश्योर्ड, हम उससे करेंगे, लेकिन पोस्टमैन से भी किया जा सकता है। तो जब वो लोग पोस्टमैन से ऑटोमेशन करते हैं तो वो लोग यहाँ पे कोड लिखते हैं, कोड लिखते हैं तो क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। और इन्हीं वेरिएबल को वो लोग क्या बोलते हैं, लोकल वेरिएबल। ये ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनका स्कोप कहाँ तक होता है, सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट तक। भाई देखो ध्यान से समझो, लिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स का प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट ये है ना, लेकिन गेट कॉन्टैक्ट आईडी का ये, सबका अपना क्या है, हर रिक्वेस्ट के पास एक टैब होगा जिसका नाम क्या होगा, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। इसी के अंदर ही कोड किया जाएगा अगर कोई ऑटोमेशन करेगा पोस्टमैन, और वहां वो जो वेरिएबल बनाएगा उसका स्कोप सिर्फ उसी प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट तक ही लिमिटेड रहेगा, उस रिक्वेस्ट तक ही लिमिटेड रहेगा, उस रिक्वेस्ट बाहर नहीं। अच्छा नाम देखो कितना अच्छा है, क्या नाम है, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। इसका मतलब है यहाँ लिखा गया कोड, यहाँ लिखा गया कोड, प्री मतलब पहले, प्री लिखा है, फिर क्या लिखा है, रिक्वेस्ट लिखा है, स्क्रिप्ट लिखा है। मतलब यहाँ जो कोड लिखोगे रिक्वेस्ट भेजने से पहले ये चलेगा। नाम क्या है इसका, प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट। ये कब चलती है, रिक्वेस्ट से पहले। जैसे तुमको लगता है तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को चलाने से पहले कोई और रिक्वेस्ट चलनी चाहिए, तो यहीं आके प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट में उस दूसरी रिक्वेस्ट का नाम मेंशन कर दो। अब जब तुम इस रिक्वेस्ट को चलाओगे तो पहले ये नहीं चलेगी, पहले प्री रिक्वेस्ट, अपने प्री रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, स्क्रिप्ट में जाएगी, और इसके बाद फिर किसे चलाएगी, समझ में। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन इसमें। और एक और टैब दिख रहा है, ये मेन असली प्रोग्रामिंग, वहां तो प्री रिक्वेस्ट स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, असली प्रोग्रामिंग यहाँ देख रहे हो, ध्यान से देखना। एक टेस्ट टैब होती है, हर रिक्वेस्ट के साथ होती है, हर रिक्वेस्ट के पास अपनी प्री रिक्वेस्ट होती है, हर रिक्वेस्ट के पास अपनी क्या होती है, टेस्ट। यहाँ पे भी वही जावास्क्रिप्ट में तुम क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के सहारे तुम क्या कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। यहाँ भी क्या बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे, वो वेरिएबल कैसे होंगे, लोकल वेरिएबल। चार हो गए, क्लियर है ना ये चार। और एक पांचवा वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, डेटा वेरिएबल। डेटा वेरिएबल, ये वेरिएबल थोड़ा अलग है। जैसे मान लो यही तुम्हारी क्या है, रिक्वेस्ट, या फिर हाँ चलो यही रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे तुमको चलाने के लिए बार बार कॉन्टैक्ट आईडी भेजना। भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास 10 क्या हो रही है, 10 पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहे हो, 10 क्या डाल रहे हो, पोस्ट रिक्वेस्ट डाल रहे हो, ठीक है। और जैसे 10 कॉन्टैक्ट बने हैं, या तुमको 10 या 20 कॉन्टैक्ट बनाने हैं, या 10 या 20 कॉन्टैक्ट क्या करने हैं, ले आने।
तो उसके लिए इस रिक्वेस्ट को क्या करना होगा, 10 बार चलाना होगा, इस रिक्वेस्ट बार चलाना होगा। और अगर एक ही वैल्यू यहाँ जाएगी तो बार बार 10 बार क्या लेके आएगा। हम चाहते हैं कॉन्टैक्ट आईडी हर बार क्या हो, चेंज टाइम चले, कितनी बार चले, मल्टीपल टाइम चले और हर बार अलग अलग ये चेंज। उसके लिए एक कंसेप्ट ये है कि आप चाहो तो एक CSV फाइल बनाओ। कैसी फाइल बनाओ, CSV। कैसे बनती है बताया ना इसके पहले, जैसे नोटपैड लिखे लें, हम यहाँ लिख दें फर्स्ट नेम कामा लास्ट नेम कामा एज कामा और जैसे लिख दें मान लो प्रोफेशन, ऐसे देख रहे हो। एक नोटपैड में चीजें कामा कामा से, इसका नाम CSV है। तो हम बनाने जा रहे हैं, इसका नाम क्या है, CSV। क्यों कामा से, इस फाइल के अंदर जो हम डेटा रखते हैं वो क्या रहता है, कॉमा से यहाँ हम डाल दें ये देखो इस तरह से। अब कोई तुमसे कहे पूछे पहली रो का फर्स्ट नेम बताओ तो क्या बताओ, ABC। लास्ट नेम XY, एज 23 और प्रोफेशन क्या है HJKG। यहाँ देखना पहले, यहाँ पे भी देखो कॉमा कॉमा है ना, पहला पहला है, दूसरा दूसरा है, तीसरा तीसरा है, चौथा चौथा। उसका एक दूसरे के नीचे रहना जरूरी नहीं। इसी तरह से देखो अगली रो में क्या है, ट्रिपल M है, ट्रिपल N है, 34 है, क्या है दूसरी रो में फर्स्ट नेम क्या है, ये है, एज क्या है 34 है। इस तरह से डेटा रखना क्या है, CSV। इसको सेव करो, कंट्रोल S करो, कहाँ रख दें, डेस्कटॉप पे रख दें। चलो डेस्कटॉप पे रख देते हैं, नाम रख देते हैं सपोज करो इसका माई डेटा डॉट CSV। और ये सेव एज टाइप जो है इसे क्या कर लो, ऑल फाइल्स, और इसे सेव कर लो। देखो सेव। इस डेटा की सबसे खूब बड़ी अच्छी क्वालिटी जानते हो क्या, ये डेटा हर लैंग्वेज में रीड हो जाता है। बड़ा आसान नहीं, बस कॉमा कॉमा करके ही तो है। तो दुनिया के हर लैंग्वेज में इजीली ये रीड किया जा सकता है, इसीलिए बहुत ज्यादा यूज होता है। भाई कोई चीज अगर हम एक्सेल में बनाएंगे, कोई चीज एक्सेल में बनाएंगे तो पता चला एक्सेल यूज करना है तो जाए पहले हम ये खरीद के लाए क्या, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस लेके आए ऑफिस का। लेकिन CSV एकदम प्लेन है ना, नोटपैड पे खुल रहा है। एक्सेल को अगर नोटपैड पे खोलोगे तो क्या मिलेगा, है यहाँ कहीं, ये क्या CSV है, ये एक्सेल है। जैसे ये देखो, इसको अगर ओपन विथ या एक ऑप्शन और आएगा ना, शो मोर ऑप्शन, एडिट का ऑप्शन है क्या, चलो अच्छा सॉरी, ये ओपन विथ लो, ये CSV फाइल है कि वो है, ये देखो एक्सेल फाइल खोलोगे तो ऐसी दिखाई है ना। इसको समझने के लिए तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे सिस्टम पे MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, लेकिन CSV में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ओपन करोगे नोटपैड पे दिखेगा साफ साफ सारा डेटा। अच्छा एक चीज और देखो CSV के बारे में जरा, कहाँ बनाई हमारी CSV, कहाँ है, ये है ना, उसको हमने अभी ओपन किया था ना। इसकी अच्छी क्वालिटी ये है कि ये एक्सेल में भी ओपन हो सकता है, तो खोल ही सकते हो। एक्सेल में भी ओपन करोगे तो देखो ये ऑलरेडी एक ओपन है क्या,
एक्सेल में खोलोगे तो ऐसा दिखाई देगा, और नोटपैड पे खोलोगे तब भी दिखाई देगा, कॉमा कॉमा से दिखाई देगा। इसे क्या कहते हैं? सीएसवी। अब पोस्टमैन तुमको एक ऑप्शन ये देता है कि तुम चाहो तो एक बनाओ, क्या? सीएसवी बनाओ। सीएसवी में जैसे हमको जरूरत है किसकी? कॉन्टैक्ट आईडी की ना, तो हम क्या करें? कॉन्टैक्ट आईडी नाम का क्या बनाए? एक कॉलम बनाए, और यहाँ पे मान लो 10-5 कॉन्टैक्ट आईडी क्या कर दें? मेंशन कर दें। और इस सीएसवी फाइल को अपनी उसके साथ हम क्या कर दें? रिक्वेस्ट के साथ क्या कर दें? आप उसके साथ कलेक्शन के साथ क्या कर दें? अटैच कर दें। अब ये होगा, और तुम वहां पे बस यही कॉन्टैक्ट आईडी जो है वहां एक पैरामीटर बनाओगे, पैरामीटर का नाम इसको अब मैं वो फाइल बनाया मुझे और उसमें पोस्टमैन बनाया उसमें। आप पहले बताओ, ओपन करो। यहाँ देखो, ये जो तुम्हारा कलेक्शन है, कलेक्शन क्या कर सकते हो तुम? अच्छा, रिक्वेस्ट तो रन कर सकते हो, करके सेंड कर सकते हो। याद रखना, तुम अपना जो ये है कलेक्शन है, इस कलेक्शन इसके अंदर सपोज करो 50 रिक्वेस्ट हैं, 50 को रन कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें अपने कलेक्शन पे आना होगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा किसका? रन कलेक्शन। जब ये करोगे तो कोई एक रिक्वेस्ट नहीं चलेगी, सारी। ठीक है, अब मान लो सारी रिक्वेस्ट चल रही हैं, उनके लिए तुम्हें क्या चाहिए? डेटा चाहिए। उनके लिए क्या चाहिए? जैसे मान लो हमने किया क्या? रन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? डेटा चाहिए, जैसे कॉन्टैक्ट आईडी, ये वो सारा हमें क्या? देखो, हर चीज के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल नहीं, तुमको अलग अलग चीजें, कॉन्टैक्ट आईडी, फलाना ढिमाका, बहुत लीड आईडी, ये अकाउंट आईडी है ना, इस टाइप की बहुत सी इंफॉर्मेशन जैसे तुमको नहीं होता है। में तुम आओगे यहाँ पे रन कलेक्शन के अंदर, जब आओगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पे एक डेटा का ऑप्शन है ना, और यहाँ ऑप्शन है किसका? सेलेक्ट फाइल। यहाँ से तुम अपनी सीएसवी फाइल को क्या कर सकते हो? सिलेक्ट कर सकते हो। कहाँ पे है? क्या नाम है? नहीं, कुछ पहले से क्या करा? ये इसको इस तरह से क्या कर दो, वैसे देख लो उसमें क्या है। ओपन है, ये देखो, यही ये सब कॉन्टैक्ट आईडी और रियल है। ये देखो, ये सब क्या है? कॉन्टैक्ट आईडी और गेट इन्फो बाई ईमेल आईडी, पेज साइज, ये सब क्या है? हमने यहाँ पे क्या बना दिया है? एक यहाँ पे कॉलम बना दिया कि नहीं बना दिया? ये कैसी फाइल है? याद रखना, सीएसवी फाइल है, क्वालिटी है। अभी इसे बंद करो और इसको ओपन करो नोटपैड पे तो भी खुल जाएगी, लेकिन तब तुम्हें कैसी दिखाई देगी? तुम्हें ऐसी दिखाई देगी, कॉन्टैक्ट आईडी कॉमा गेट इन्फो बाई ईमेल आईडी कॉमा ये तीसरा खाली है क्या? तीसरा क्या? कॉमा पेज साइज। इस तरह से तुमको दिखाई देगी, और पहली रो में वहां पे क्या दिखाई देगा? पहली वैल्यू कॉमा पहली ईमेल आईडी कॉमा पेज, पहला पेज साइज जैसे 2, फिर दूसरा तीसरा ऐसे कॉमा कॉमा रहेगा। तो चाहोगे तो तुम किससे कर सकते हो? मान लो अगर तुम्हारे पास MS ऑफिस नहीं है तो तुम्हें परचेज करने की जरूरत नहीं है, तुम नोटपैड पे भी इसके काम कर सकते हो। अगर है तो फिर एक्सेल में खोल लोगे तो थोड़ा यूजर फ्रेंडली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो। ठीक है, अब इसको तुम लोग क्या करोगे? ध्यान से देखो, इसको तुम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने क्या कर लिया? इसे ब्राउज कर लिया।
और इसके बाद अच्छा, लेकिन अभी देखो ये क्या, यहाँ पे क्या लिखा है, रन एजाइल। क्या हो रहा है, एक एक करके सारी रिक्वेस्ट चल रही। याद रखो, तुम एक काम ये भी कर सकते हो कि एक सारी करके कलेक्शन के अंदर जितनी रिक्वेस्ट है उनको रन करना है तो रन कलेक्शन का एक ऑप्शन होता है, उसके थ्रू सारी रिक्वेस्ट रन कर सकते। लेकिन हर रिक्वेस्ट में अलग अलग तुम्हें क्या चाहिए, डेटा चाहिए। तो वो डेटा तुम चाहो तो ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो, तुम चाहो तो क्या बना सकते हो, एनवायरमेंट वेरिएबल। लेकिन कितने बनाओ, जब तुम्हारे पास 10, 20, 30, 40 क्या होंगे डेटा होंगे, तो उनको मैनेज करने के लिए क्या करूं भाई, देखो एनवायरमेंट तो बनाओगे, पता चला एक डेटा ऐसा है, एक वेरिएबल ऐसा है जो सिर्फ एक रिक्वेस्ट में चाहिए या 2 रिक्वेस्ट में चाहिए, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है यार कि हम उसको ग्लोबल बना लें। तो हम क्या करेंगे, उसको हम कलेक्शन वेरिएबल बना के, क्या बना के, कलेक्शन वेरिएबल बना के और CSV में दे देंगे। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो कॉन्टैक्ट आईडी और गेट इन्फो बाई ईमेल आईडी, यहाँ वैल्यू है कि नहीं है, यहाँ पे क्या इनिशियल वैल्यू तो कुछ भी डाल दो। अब देखो क्या होगा, अच्छा इन्हीं को उससे कनेक्ट किया हो ना, कॉन्टैक्ट आईडी ये देख रहे हो, ध्यान से देखो क्या करेंगे, जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक CSV क्या दे देंगे, फाइल दे देंगे। उस CSV फाइल में हम क्या बना देंगे, यहाँ पे कॉलम बना देंगे। उस CSV फाइल में हम क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे इस तरह से। और यहाँ जो कलेक्शन का वेरिएबल बनाते हैं ना, यहाँ पे एक वेरिएबल, जैसे यहाँ देखो क्या है, ये तुमने बनाए हैं, ये तो तुमने न्यू करके बनाए थे ना, तो यहाँ पे उन्हीं का नाम दो ना, जैसे उन्हीं कॉलम्स का नाम दोगे ना। हाँ, यहाँ पे ना, अच्छा यही समझ देख रहे हो, यहाँ हमने कितने बनाए हैं, और वही हमने यहाँ भी बनाए। अब जब तुम इसे क्या करोगे, कलेक्शन को क्या करोगे, रन करोगे, तो सिंपली कहाँ से पिक करेगा, उस CSV फाइल के अंदर से। अच्छा, इटरेशन चलाने का तो ऑप्शन होता है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इटरेशन लिखा हुआ है ना। तुमको लग रहा होगा सर डेटा तो कलेक्शन वेरिएबल में एक डेटा डाल दो, एक बात चल रहा था ना। यहाँ देखो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जैसे हमने लिख दिया क्या, ध्यान से देखो इस बात को, इटरेशन क्या लिख दिया 5, और अब रन करेंगे तो जानते हो क्या होगा, कलेक्शन कितनी बार चलेगा, 5 बार चलेगा, और हर बार अलग अलग रो से डेटा लेके। बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से समझो इस बात को भाई। जैसे मान लो तुम्हारा ये कलेक्शन, इस कलेक्शन को रन करना है, ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, अगर इस कलेक्शन को तुम्हें क्या करना है, मान लो रन करना, और इस कलेक्शन में डेटा की जैसे एक कॉन्टैक्ट आईडी ये है, ये है, ये है ना, ऐसे 10 तरह की कॉन्टैक्ट आईडी है, 10 तरह की और इंफॉर्मेशन है, इस तरह से अलग अलग क्या है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। अब तुम यहाँ जाओ, कहाँ, जब रन कलेक्शन करते हो, देखो ध्यान से इसको, अगर तुम करोगे यहाँ पे, यहाँ क्या लिख दोगे 1, रन करोगे तो चलेगा एक बार, जब इसको पैरामीटर उठाने की बारी आएगी
कॉन्टैक्ट आईडी तो जाएगा, पहली रो का डेटा उठाएगा और उसके ऊपर चलाएगा। बात समझ आ रही है? लेकिन जब तुम इटरेशन क्या कर दोगे, जैसे 5 कर दिए, अब ये इटरेशन कितनी बार चलेगा? 5 बार। और पहली इटरेशन में लोग किसका डेटा उठाएंगे? पहली। दूसरी इटरेशन में नहीं, पहली रो का मतलब पहली डेटा रो, इसके बाद से जो सेकंड है यहाँ से, पहली तो मान लो हो गई क्या तुम्हारे कॉलम्स हो गए, और जो डेटा रो है जहाँ डेटा है रियल वो कहाँ से शुरू हो रहा है? दूसरे। काम भी कर सकते हो, तुमसे अगर पूछेंगे बताओगे? 5। एक वेरिएबल कौन सा बना सकते हो? CSV डेटा वेरिएबल लोकल तो बना ही सकते हो, और वहां CSV में डेटा रख के उसी और बना सकते हो। और एक चीज ये देखो, अच्छा ठीक है, तो एक डेटा वेरिएबल 5वां बना सकते हो। तो 5 वेरिएबल है, और अब जो रिक्वेस्ट बनाओ इनमें इनका क्या करो, ठीक है। और तुम्हारा अच्छा जेसन देखा भाई, ध्यान से तुमको जेसन समझना है, क्योंकि और जो रिस्पॉन्स आएगा, चाहे वो गेट रिक्वेस्ट हो, चाहे वो पोस्ट हो, पुश हो, पैच हो, कुछ भी हो, जो रिस्पॉन्स आएगा हमेशा किसमें आएगा? जेसन। जेसन में जैसे जानते हो क्या, जेसन में क्या रखते हैं? जेसन में जैसे CSV देखा है तरीका, वैसे ही जेसन भी डेटा रखने का एक क्या है? तरीका है, एक फॉर्मेट। जानते हो एक चीज जान लेना, कई तुमको रेस्ट API ऐसी भी मिलेंगी, जिन API को अभी तुम जिसको यूज कर रहे हो, ये कैसी API है? रेस्ट API। जैसे यहाँ डेटा किसमें भेज रहे हो? जेसन में ना, तो वहां API में ऐसा नहीं सिर्फ जेसन में ही लेन देन होगा, जेसन में भी हो सकता है, CSV में भी हो सकता है, और XML में भी हो सकता है, HT कैसा भी हो सकता है। अक्सर तुम्हें मिलेंगे ये 3, CSV और XML, और सबसे ज्यादा दिखता है क्या? जेसन। उसी डेटा रखने का एक क्या है? तरीका। और जब तुम्हें रिक्वेस्ट याद रखना, जब तुम कहीं टेस्टिंग करोगे तो वो लोग तुमको या तो डॉक्यूमेंटेशन देंगे, या तो क्या देंगे? डॉक्यूमेंटेशन देंगे, और या तो क्या देंगे? कलेक्शन देंगे। जब कलेक्शन देंगे तो जाके पोस्ट में देखोगे तो कई बार पहले से ही सैंपल डेटा वहां पे मेंशन होगा, और कई बार कैसा होगा कि तुमको डेटा खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। ये है कैसे होता है डेटा, जैसे XML का डेटा याद है ना, वैसे ही किसका डेटा होता है? उसमें XML वाला कैसा होता है? HTML वाला ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर होती है सारी चीजें ना। यहां सब कुछ कैसे स्टार्ट होगा? करली ब्रेसेस। इसके ऊपर भी सवाल कुछ पूछते हैं, तुम्हें लग रहा होगा कि डेटा का फॉर्मेटिंग तो है, इसके ऊपर सवाल पूछते हैं। इसमें कुछ किस तरह से डेटा, जैसे मान लो हम यही क्लास का डेटा या इंस्टीट्यूट का, तो एक मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? मान लो इंस्टीट्यूट है, एक मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ करली ब्रेसेस में स्टार्ट किया, और फिर यहाँ क्या लिखा? ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखा? कोलन, या क्या रखे? अच्छा इंस्टीट्यूट रखे। अब देखो अच्छा क्या रखे, या ऐसा रखे, मान लो इंस्टीट्यूट, अच्छा ऐसे रखते हैं, नेम और नाम रखते हैं क्या? मान लो एक्सपर्ट, है ना। इस तरह से डेटा रखते हैं। जैसे मान लो लिखते हैं क्या?
एड्रेस, और यहाँ एड्रेस लिख दे सपोज करो, हाँ सॉरी, इसमें जो भी डेटा रहेगा वो किस में रहेगा, स्ट्रिंग में रहता ही है। ऐसे ये दिख रहा है, ऐसे डेटा रखते हैं। XML में भी अगर रखना चाहते तो कैसे रखते हैं, तो ऐसे XML में रखना चाहते तो कैसे लिखते, कुछ ऐसे लिखते मान लो, हाँ जैसे ऐसे लिख देते क्या, ठीक है, ऐसे दे सकते थे इंस्टीट्यूट, और मान लो ऐसे भी दे सकते थे नेम बाई एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं ना उसमें, और इनर टेस्ट भी दे सकते हैं, ऐसा दे सकते कि नहीं, इस तरह से होता, और फिर इंस्टीट्यूट पे खत्म होता, या स्लैश करके इंस्टीट्यूट पे क्या करते खत्म करते। और पता है ना, अगर इनर टेक्स्ट ना हो और कोई चाइल्ड टैग ना हो तो डायरेक्टली यहाँ पे भी खत्म हो सकता, लेकिन अगर इसका कोई चाइल्ड होने वाला है तो फिर हम इसको यहाँ खत्म नहीं करेंगे, फिर कैसे करेंगे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। अब मान लो ये क्या हो गया, अब इसके अंदर क्या है, मान लो बैच है, तो किस तरह से लिख दें, बैच करते हैं, ठीक है, और फिर बैच पे क्या करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है, इस तरह से करके बना सकते हैं डेटा, कि नहीं रख सकते, ऐसे ही यहाँ भी रख सकते हैं। बस इसमें डेटा रखने का तरीका ये है, ये वाला जो तरीका है, जब ढेर सारा लिखेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, और ये वाला जो तरीका है बड़ा सीधा और सिंपल दिखता है। तो एक अच्छी बात है जेसन की, क्या है, ज्यादा रीडेबल, क्या है, रीडेबल है, मतलब पढ़ने में ज्यादा क्या है, इजी, और दूसरी क्वालिटी XML से कंपैरिजन में फास्ट भी है, इसको रीड करना क्या है, फास्ट भी है, इसी वजह से अक्सर लोग क्या यूज करते हैं, जेसन। अब अच्छा एक चीज ये देखो, जैसे या ऐसे भी रख सकते हो। अच्छा ये तो क्या हो गया, एक इसमें क्या होता है भाई, जेसन में याद रखना की और वैल्यू, की और वैल्यू, की हमेशा स्ट्रिंग होगी, वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है और कुछ और भी हो सकती है। याद रखना जेसन में सिर्फ ये नहीं, अगर मान लो हमें इसका क्या रखना था, लिखना था सपोज करो पिन कोड, और हमें इसको रखना है किसमें, मान लो नंबर में, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ डबल कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, इंटीजर। सबसे बड़ी बात जानना, XML जेसन में सिर्फ डेटा नहीं रखते, डेटा रख सकते हो और अलग अलग तरह, अगर डबल कोट्स में रखोगे तो वो कैसा माना जाएगा, अगर ये लिखते हो यार ट्रू, तो बूलियन भी सपोर्ट करता है, ये बूलियन भी सपोर्ट करता है। जेसन में डेटा रखने का भी तरीका है, ऐसा नहीं अगर कहीं तुमको चाहिए बूलियन ट्रू फॉल्स रखना है तो इसको ऐसे मत रखना, ऐसे रख दिया तब ये क्या है, स्ट्रिंग हो गया, ऐसे लिखोगे तब क्या है, ये बूलियन, ऐसे ही नंबर के साथ भी, ठीक है, जैसे नंबर इस तरह से। अच्छा मान लो ये इस तरह से है, अब लेकिन जेसन थोड़ी क्या हो सकती है, जैसे यहाँ देखो एक और है, क्या लिखा है, डिटेल्स, एक और ये भी क्या है, याद रखो ये सब क्या है, की है, और उसके वैल्यू, कोलन के बाद क्या, वैल्यू, लेकिन यहाँ तुमको फिर से एक करली ब्रेसेस मिल सकता है, ये चीज ये करली ब्रेसेस मिल सकता है। एक तरह से कहोगे, यहां रिलेशन की बात करो, मेन एक है
और फिर उसके एक तो मेन हो गया तुम्हारा जेसन शुरू हो रहा है, एक पहली की है क्या है इंस्टीट्यूट नेम, और उसकी वैल्यू क्या है एक्सपर्ट। सीधे इस की के पास सिर्फ नहीं है, कैसी वैल्यू है स्ट्रिंग वैल्यू। इसके पास ये देखो एड्रेस है, और ये सब क्या है एक तरह से जेसन भी क्या है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है उसकी वैल्यू। लेकिन यहां देखो क्या है डिटेल्स है, कोलन है, और फिर उसके नीचे उसके सामने वैल्यू नहीं है, वैल्यू की जगह क्या है एक करली ब्रेसेस। मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ अब जो बना रहे हो जैसे यहाँ पे बनाते हो जैसे डिटेल्स, जैसे मान लो लिख देते हो डिटेल्स में क्या लिखते हो, मान लो क्या फोन कोलन, और मान लो फोन तो वैसे स्ट्रिंग है, चलो स्ट्रिंग रखना चाहते हो तो ऐसे, और जैसे मान लो रखना चाहते हो क्या आईडी, सॉरी ऐसे देखो ध्यान से, मेल आईडी जो भी है इस तरह से। तो यहां क्या कहोगे डिटेल्स का चाइल्ड कौन है ये, डिटेल्स का कौन क्या है चाइल्ड कौन है ये। बिल्कुल देखो ध्यान से, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक, लेकिन इसका इस जेसन ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है, इस जेसन ऑब्जेक्ट की वैल्यू नहीं है, इस जेसन ऑब्जेक्ट की वैल्यू, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी अगर जाओगे देखोगे तो उसके अंदर क्या है ऑब्जेक्ट और वैल्यू। सेम वैसे ही जैसे एचटीएमएल में नहीं बनाते या एक्सएमएल में, देखो कैसे बनाते हो, इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट के अंदर क्या है मान लो बैच है, तो क्या बोलते हो इंस्टीट्यूट पेरेंट है और बैच क्या है चाइल्ड है ना। वहां यहाँ पे भी पेरेंट और चाइल्ड का कंसेप्ट होता है। अच्छा ये बताओ एक पेरेंट के कितने चाइल्ड हो सकते हैं, जैसे मेरे पास 2-3 बैच है तो हम कैसे रखेंगे, 2 बैच लिख देंगे ऐसे, नेम इक्वल टू क्या अल्फा, नेम इक्वल टू क्या बीटा, इस तरह से लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे। अब क्या बोलोगे तुम, यही बोलोगे ना इंस्टीट्यूट क्या है पेरेंट है, उसके 2 क्या है चाइल्ड है, एक क्या है बैच है, एक बैच है और दूसरा भी क्या बैच है, एक के नेम की वैल्यू क्या है अल्फा है, दूसरे के नेम की वैल्यू क्या है बीटा। ऐसे पढ़ोगे ना, सेम वैसे ही इसको भी देखो, यहाँ पे भी क्या है डिटेल्स क्या है पेरेंट है, और ये क्या है उसके अंदर चाइल्ड। अच्छा एक गलती है यहाँ पे, हमेशा एक चीज लगती है क्या कॉमा, ये याद रखना लास्ट। ठीक है, इस तरह से कॉमा से सेपरेटेड वैल्यू इसकी रहती। और याद रखना जरा अपना एक आध देखो कोई सैंपल कहाँ गया, क्या दिख रहा है बताओ, एक जेसन दिख रही है कि नहीं, देखो सब लोग ध्यान से, एक जेसन दिख रही होगी ना, या चलो इसे कहीं बाहर ले लेते हैं, कॉपी करते हैं और नोटपैड पे जेसन देखो भाई, चलो ठीक तो आ रहा है, ये देखो कैसे है, एक मेन है जब जो एक क्या है मेन जेसन ऑब्जेक्ट है उसे ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं रूट, जहां से सब क्या हो रहा है शुरू हो रहा है। एचटीएमएल में भी जो सबसे पहला है तो क्या है रूट है। अब उसके अंदर देखो एक की है क्या स्टार अंडरस्कोर वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है 4, लीड अंडरस्कोर स्कोर उसकी वैल्यू क्या है 92, और एक क्या है टैग्स, और उसकी वैल्यू नहीं दिख रही, ध्यान से देखो उसकी वैल्यू की जगह ये दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है कि नहीं, बोलो याद करना स्क्वायर ब्रैकेट किसके लिए होता है, जावा में क्या होता है एरे,
ध्यान से देखो, यहां इसको इस तरह से कर देते हैं, तुमको अच्छे से दिखाई दे। लो ऐसा है ये, ऐसा ऐसा, ये देखो क्या दिख रहा है कि एक की है वैल्यू ये है, लीड स्कोर है, इसकी वैल्यू क्या है 92 है, टैग से और उसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू एक नहीं है, कितनी है, 2 है। अब 2 वैल्यू तो किसी वेरिएबल या की पे नहीं डाली जा सकती है, किसी तो यहाँ एरे भी है। अच्छा हम तुमसे कहें कि दूसरी वैल्यू बताओ कहाँ है, मतलब टैग्स की दूसरी वैल्यू क्या है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले रूट ऑब्जेक्ट पे जाओगे, फिर टैग्स को ढूंढोगे, फिर टैग्स के अंदर तुम कह रहे हो दूसरी मांग रहे हो टैग्स के अंदर, तो सीधी सी बात है एरे की बात कर रहे हो तुम। तो हम टैग्स में जाएंगे, टैग्स में हमको एक स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई, इसके बाद यहाँ पे 2 वैल्यू कामा कर करके हैं, पहली वैल्यू क्या है, लीड है, और दूसरी वैल्यू क्या है, लाइकली बाय। अब क्या समझ में आया, डेटा क्या हो सकता है, एक की का डेटा 4 हो सकते हैं जनरली, ठीक है, क्या क्या, स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, बूलियन हो सकता है, और एरे भी हो सकता है। ये टैग की वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है, नहीं, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है स्ट्रिंग टाइप का एरे। ऐसे ही देखो एक की और है क्या, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज की वैल्यू के आगे भी क्या लग गया है, स्क्वायर ब्रैकेट ना, मतलब ये भी क्या है, एरे। लेकिन ध्यान से देखो, अब जरा, अब थोड़ा कंफ्यूजन है, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे है ना, लेकिन डायरेक्ट जैसे यहाँ पे वैल्यू थी वैसे है नहीं। ध्यान से देखो, यहाँ एरे के अंदर एक करली ब्रेसेस पे शुरू हो रहा है और एक करली ब्रेसेस पे मतलब ये करली ब्रेसेस जो पहचान होते हैं ये तो किसके होते हैं, जेसन ऑब्जेक्ट की पहचान। जैसे एरे की पहचान क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, वैसे ही जेसन ऑब्जेक्ट की पहचान क्या है, देखो से ना, ध्यान से देखो इसको भाई, कहां से स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रेसेस से ना। अभी हमने जब एक खुद बनाने की कोशिश की थी, बनाया था, अभी कहां तक गया, ये देखो यहाँ डिटेल्स के अंदर की वैल्यू यहाँ हम क्या दे दिए थे, एक ऑब्जेक्ट दे दिए थे ना, हम बोल रहे थे ये क्या है, ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है ना, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे क्या है, डिटेल्स की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं, डिटेल्स की वैल्यू एक ऑब्जेक्ट। चलो एक मिनट दिखाते हैं, जैसे ये देखो स्टार वैल्यू की वैल्यू क्या है, हाँ स्ट्रिंग है ना, इसकी वैल्यू क्या है, स्ट्रिंग है। टैग्स की वैल्यू क्या है, एरे है। प्रॉपर्टीज की वैल्यू क्या है, एरे के अंदर एरे ही है क्या, एरे। अच्छा तुमने एरे नहीं देखा, एरे के अंदर क्या सिर्फ स्ट्रिंग रख पाते, एरे के अंदर स्ट्रिंग भी रख लेते थे, किसी भी क्लास ऑब्जेक्ट भी रख सकते थे, तो वही तो यहाँ किया गया है। क्या किया गया है, यहाँ पे क्या है, एरे के अंदर डायरेक्ट क्या रखी है, वैल्यू रखी है, और यहाँ एरे के अंदर क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट। और कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ जाके खत्म हो रहा है। मतलब कैसा स्ट्रक्चर है, एक जेसन है, इसके अंदर 3 की है, तीसरी की वैल्यू क्या है, एरे है, जिसके अंदर क्या रखी है, वैल्यू रखी है, और चौथी की वैल्यू भी क्या है, एक एरे है, जिसके अंदर भाषा क्या है, जिसके अंदर एक टाइप की मल्टीपल चीजें रखी जा सके, वही क्या है, एरे। याद रखना है तो सारा क्या रख लो, देखो ध्यान रखना है तो क्या रख लो, सारी वैल्यू रख लो। क्या रखना है तो सारे क्या रख लो, ऑब्जेक्ट रख लो। क्या रखना है तो सारे इंटीजर रख लो। क्या रखना है तो सारे क्या रख लो, बूलियन रख लो।
अब देखो, है ना इस तरह से। और देखो जगह जगह मिलेंगी जेसन तुमको। जरा एक जेसन पे और आते हैं। यहाँ भी सेम ही स्ट्रक्चर है क्या? सेम स्ट्रक्चर यहाँ भी फॉलो किया है। देखो यहाँ देखो, ये भी एक जेसन है, ये बड़ी आसान सीधी जेसन की है। और वहां क्या था, की थी, वैल्यू भी थे, किसी की के पास एरे भी था, एक की के पास एरे था, एरे के अंदर क्या था, और देखो कोई चीज और दिखाए तुम लोगों को। इसमें सब में एक ही है। नेट नहीं कनेक्टेड है, जरा नेट कनेक्ट करो तो। कौन सा? अच्छा पुट में है कुछ, लेकिन उसमें भी तो एक ही तो डेटा हो, उसमें भी तो कम ही होगा ना। यहाँ पे देखो की और वैल्यू है, हो गया। ये देखो तुम लोगों को जरा एक आध याद रखना, ये बहुत दिखते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटरव्यू में ये भी करवाते हैं, ये जेसन लिख के जेसन दे देंगे और बता पूछेंगे कि इसकी वैल्यू कैसे उठाओगे, या इसमें पहचानो कौन कौन क्या क्या चीज है, इसकी हायरार्की समझाओ। स्क्रीन शेयर कर देंगे या तुम्हारे चैट पे भेज देंगे, कहेंगे समझाओ कि। एक मिनट कहीं दिख रहा है? ये नहीं है कहीं। चलो अच्छा इसको देखो जरा, ये देखो इसको पढ़ो, क्या कैसे पढ़ोगे इसको, इसको पढ़ो। ये है, एक दिख रहा है, ये क्या है, एक जेसन ऑब्जेक्ट है ना। ये देखो एक जेसन फाइल है, ये भी कैसे शुरू है, एक की है, आईडी वैल्यू क्या है 0001, टाइप क्या है डोनट, नेम क्या है केक, पीपीयू क्या है 0.55। ये देख रहे हो, ये डेसिमल नहीं सर, ये सर करें, ये स्ट्रिंग नहीं है, देखो डबल कोट्स के अंदर नहीं। और फिर क्या आया, एक क्या है बैटर्स, एक क्या है बैटर्स। अब बैटर्स की वैल्यू देखो कुछ नहीं है, वैल्यू के नाम पे एक करली ब्रेसेस स्टार्ट हो जा रहा है कि नहीं यार, हो जा रहा है। इसका मतलब है इसकी की
वैल्यू क्या है, ना तो स्ट्रिंग है, ना तो इंटीजर है, ना तो क्या है डेसिमल है, ना तो बूलियन है, ना तो एरे है, इसकी वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। की वैल्यू स्ट्रिंग भी हो सकती है, इंट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, और की वैल्यू ऑब्जेक्ट भी हो सकती है। यहाँ बैटर्स जो है की, इसकी वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? अब अंदर देखो, एक की क्या है, बैटर है, और उसकी वैल्यू क्या है, ना ना कहां से एरे दिख गया भाई, स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई नहीं दिया, एरे कहां है, अच्छा है तो स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी ये अच्छा ये ठीक है। यहाँ बैटर की वैल्यू क्या है, देख रहे हो, की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट के अंदर आते हो, ऑब्जेक्ट के पास एक की है जिसकी वैल्यू क्या है, बैटर है। बैटर की वैल्यू क्या है, एक एरे। एरे के अंदर क्या है भाई, एरे के अंदर चार वैल्यू नहीं है, एरे के अंदर फिर क्या है, चार ऑब्जेक्ट है। और ध्यान से देखना, हर ऑब्जेक्ट सेपरेटेड है कैसे, कॉमा से। ऐसे तो होता है ना, एरे में कैसे आप सेपरेटेड रहते हैं, कॉमा से ही ना। इसलिए देखो किससे सेपरेटेड है, यहाँ देखो 1 2 3 4, तो मतलब इस एरे के अंदर चार क्या है, बैटर की वैल्यू क्या है, एक एरे है, और उस एरे के अंदर क्या है, चार ऑब्जेक्ट। नीचे आओ, अब ये देखो एरे यहाँ क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये समझना ऐसे ही नहीं है, इसीलिए जिस करली ब्रेसेस पे शुरू हो रहा है तो पहचानना है कहाँ खत्म हो रहा है। ये देखो, ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है, इसको इधर खींच देते हैं, नट ये देखो। अब देखो कैसा दिख रहा है, इस तरह दिख रहा है। बैटर्स की वैल्यू क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की क्या है, बैटर है। बैटर की, उस बैटर की वैल्यू क्या है, एक एरे है, उस एरे के अंदर क्या है, चार ऑब्जेक्ट है, और उन ऑब्जेक्ट में क्या है, दो की और दो, एक की वैल्यू मतलब दो की और दो क्या है, वैल्यू। समझो, वैल्यू है ऑब्जेक्ट, उसके अंदर एक की है, उसकी वैल्यू है एरे, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर फिर की और वैल्यू है। ज्यादा तरीके से लिखना हो तो ऐसे लिख देते हैं भाई, ये इस तरह से और इस तरह से, ये हो। अब समझ में आ रहा है ना, बैटर की वैल्यू एक एरे है, एरे के अंदर क्या है, चार ऑब्जेक्ट, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो की है और दो वैल्यू। ऐसे भी इसको भी चाहो तो ऐसे भी कर लो, है ना। और याद रखना, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अलग होगा किसके सहारे, कॉमा। अब देखो ये एरे खत्म हुआ, ये एरे क्या हुआ, खत्म हुआ। ये एरे कौन सा एरे है, ये बैटर वाला, ये जो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू हुआ, बैटर था, बैटर के अंदर एरे था, ऑब्जेक्ट यहाँ क्या हो गया, खत्म। अब इसके बाद एक और की है टॉपिंग। बताओ टॉपिंग, अच्छा ये बताओ जरा, ये बताओ ये और ये आपस में क्या है, कहें सिबलिंग है ना। जैसे दोनों एक लेवल में है तो ये क्या है, सिबलिंग है। जैसे तुमसे कोई पूछे ये आईडी और टाइप क्या है, सिबलिंग है ना। ये नेम और पीपीयू क्या है, सिबलिंग है। या ये बैटर्स क्या है, सिबलिंग है ना। ये पांचों क्या है, सिबलिंग है। लेकिन ये जो बैटर है वो सिबलिंग नहीं है, वो इस बैटर्स का क्या है, चाइल्ड है। बैटर्स यहाँ देखो, ध्यान से देखो, बैटर्स यहाँ शुरू होता है और फिर इसके बाद बैटर्स के अंदर बैटर कोलन, और देखो बैटर यहाँ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके बाद दूसरा शुरू हो जाता है क्या, टॉपिंग। ध्यान से समझो, ये क्या है, ये जो बैटर है, एक की है और एक क्या है, देखो यहाँ शुरू हुआ, ये बैटर्स यहाँ शुरू हुआ, ध्यान से देखो कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो जाता है।
कौन खत्म हो गया? बैटर्स। टॉपिंग्स। अब ये तो टॉपिंग और बैटर का क्या रिलेशन? बैटर्स का सिबलिंग है। ध्यान से समझना इस बात को भाई। ये जो बैटर्स है कोलन, इसकी वैल्यू छोटी सी नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी बड़ी है? इसकी वैल्यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? एक एरे है, एरे के अंदर क्या है? फिर ऑब्जेक्ट। टॉपिंग भी उसका क्या है? सिबलिंग। और टॉपिंग की वैल्यू क्या है? एक एरे। क्योंकि वहां बैटर्स की वैल्यू, बैटर्स के अंदर क्या था? एक की थी ना। बैटर्स की क्या थी? एक की थी। की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट के अंदर था बैटर, बैटर के अंदर था फिर एक एरे। जबकि यहाँ क्या है? टॉपिंग है। टॉपिंग की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है, एरे है। बैटर्स की वैल्यू क्या थी? एरे नहीं, ऑब्जेक्ट थी। बैटर्स की वैल्यू क्या थी? ऑब्जेक्ट थी ना। और ऑब्जेक्ट के अंदर एरे है। हाँ बोलो। ना ना ना, देखो देखो देखो, बैटर देखो, ये जो करली ब्रेसेस है ये किसका है? बैटर्स का की जो वैल्यू है उसका है ना। अब ये बैटर यहाँ देखो शुरू होता है और यहाँ जाके क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। एक मिनट इसको हटाते हैं, जरा इसको कट कर देते हैं, एक मिनट। अब देखो कैसा दिख रहा है, ये देख रहे हो? अच्छा एक मिनट, बैटर्स है और बैटर्स की वैल्यू क्या थी? ऑब्जेक्ट है। और टॉपिंग की वैल्यू क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक एरे है। और ये करली ब्रेसेस किसका है? अच्छा ये एंड वाले का है ना। इसका ये शुरू हो रहा है, देखो ये पहचानो, ये किसका है? ये स्टार्ट है। और ये क्या है? एंड है। इसमें पहचानो, कहाँ गया? बैटर्स में क्या है? देखो बैटर्स की वैल्यू जो है एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ शुरू होती है और फिर यहाँ क्या होती है? खत्म होती है। लेकिन सही बात है, यहाँ फिर क्या है? कॉमा भी है। यहाँ पे भी क्या है? जैसे एक, अगर नहीं मिनट ऐसे कर दें तो क्या होगा? ये सिबलिंग ही तो है ना। और करली ब्रेसेस नीचे कितने थे? एक ही था ना। ये नहीं नहीं सही है। ये जो तुम्हारा ये बैटर्स है, देखो ध्यान से, बैटर्स की वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ शुरू होता है और यहाँ क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अगर मान लो एक बार को हम ऑब्जेक्ट हटा दें तो समझो ना कैसा है। अब ऐसा है, अगर यहाँ सिर्फ एक वैल्यू, तब अब बताओ टॉपिंग और बैटर्स जो दोनों हैं वो क्या है? सिबलिंग है। पीपी देखो कॉमा कॉमा सेम लेवल पे है ना। अगर ये तिरछा मिर्छा लिख देंगे, इससे कोई पेरेंट चाइल्ड नहीं बन जाएगा। ये देखो ऐसे, जैसे इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी क्या है? एरे। और इसकी वैल्यू क्या है? ऑब्जेक्ट। चलो अगर लगता है तो थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं पीछे। और अब देखो टॉपिंग है, टॉपिंग की वैल्यू क्या है? एरे। और एरे के अंदर फिर क्या है? एक दो तीन चार पाँच छः क्या है? ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट के पास की और पहले तो यही काम करना कि तो ये एकदम इसका फ्लो समझ, कैसा डेटा है, इसके अंदर क्या है, और याद रखना। अच्छा ऐसा भी कई बार होगा एक, और याद रखना जब भी चीजें अलग अलग तो इससे होंगी कॉमा से। और एक नियम और याद रखना, अंतिम वाले को कॉमा मत दे देना। जैसे 5 है वैल्यू, 5 की और 5 वैल्यू है, तो कॉमा कहाँ दोगे? पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। 5वें के बाद कॉमा मत देना। ठीक है? कॉमा कहाँ तक आएगा? जैसे मान लो अगर वैल्यू सिर्फ इतनी होती, तो ये गलत है। जैसे लास्ट वाले पे कॉमा नहीं रहता। कॉमा का मतलब है अभी और आगे है। अब जेसन थोड़ी उठाओ, एक चीज और देखो,
यहाँ तुमको दिखा रहे हैं नेट पे तुमको एक चीज़ मिलेगी, क्या जानते हो? लिखना, गूगल पे एक चीज़ लिखना, बहुत से मिलेंगे, जैसे ये ऑनलाइन जेसन पार्सर या व्यूअर, कोई भी सर्च मारना, एडिटर, कुछ भी सर्च मारना, तो जेसन पार्सर ऑनलाइन करके या ऐसे करके कोई लिंक आए, इसमें ये अच्छी होती है। कई बार जब हम जेसन जहाँ से उठाते हैं तो फॉर्मेट नहीं होता, तो नोटपैड में खोलते हैं तो कुछ समझ नहीं आता क्या लिखा है, क्योंकि अगर इसको सही से नहीं लिखो तो समझ में आएगा, लिखते हैं तो देख के समझ में आता है। तो जेसन पार्सर का यही यूज होता है कि हम अपने जेसन को अपने जैसे इसमें मान लो जेसन, क्या ये जेसन गलत है भाई? ये बताओ। ये देखो, ये जेसन भी सही है, देखो ये जेसन गलत है, सही है, बस देख के अब समझ में क्या आ रही है? कम आ रही है। अगर इसको लाइन इंटर मार मार के सीधे सीधे मिला के कर देंगे तो देखने में क्या रहेगी? सही रहेगी ना, समझ में आएगी। कई बार जेसन तुमको ऐसे मिलेगी सही से फॉर्मेट नहीं होगा, तो कोई ये ऑनलाइन जेसन पार्सर खोलना और वहां क्या कर देना, उसको ऐसे कर दोगे, वो इस तरह से क्या कर देगा, पार्स करके लाइन से लगा के रख। अगर जैसे मान लो रहे हो, अंतिम वाले की वैल्यू के बाद कॉमा नहीं जाता ना, गलती से लगाओगे तो लॉग से हो जाएगा। और यहाँ ऊपर देखो लिखा है सिंटैक्स एरर, एक्सपेक्टेड डबल कोट प्रॉपर्टी नेम इन जेसन एट पोजीशन 134। इसका मतलब है आप कामा लगा रहे हैं, कामा लगाने का मतलब है आगे की और वैल्यू होगी, तो वही कह रहा है की और वैल्यू के लिए डबल कोट, की के लिए डबल क्या क्या चाहिए होगा, डबल कोट चाहिए होगा। तो कह रहा है एक्सपेक्टेड डबल कोट, कि आप कामा लगाए होंगे तो आगे होगा तो क्या होगा, एक मतलब की होगा डबल कोट के अंदर होगी ना, तो वही कह रहा है डबल कोट गायब। तो जैसा पार्सर तुम्हारे जेसन को क्या कर देंगे, पास करके लाइंस कर देंगे, और छोटी मोटी गलती होगी तो क्या कर देंगे, बता दो, ठीक है। तो अब तुम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हो ना, तो इसके बाद हाँ क्या बताए, तो अब पोस्ट रिक्वेस्ट है, अब हमारे पास जेसन है, जेसन ठीक है, रिस्पॉन्स चेक करो। और आई थिंक अब ये हो गया है, अब एक चीज बचती है, क्या, एरर कोड। तरह तरह के क्या आते हैं, वो बहुत इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या एपीआई के एरर कोड्स, तो इन लोगों को एरर कोड्स आते हैं 200 400 500 है ना सर। हाँ पोस्टमैन में अगर डीबगिंग की बात कर रहा है तो वो तो तब के लिए है जब तुम पोस्टमैन से क्या करोगे, ऑटोमेशन करोगे, ठीक है। लेकिन जब तुम रेस्ट एश्योर्ड से करोगे तो तुम्हें सिंपली वही जावा की डीबगिंग देगी। किससे? वर्कबेंच से। इसको ये थोड़ी होगा, डेटाबेस हाँ नहीं होगा, नहीं एजेंसी ना वो नहीं होगा, कोई एसक्यूएल वर्कबेंच से नहीं होगा, उसी से होगा जो यूज कर रहे हो। चलो अब कल इन लोग को बता दो स्टेटस।